हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीडब्ल्यू आई टी जैम CSNet यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग। आज मेरे साथ है जैन सर और हम लोगों के साथ है एक जाना माना क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में होता है। बिल्कुल बिल्कुल कि क्या सीएसआर नेट को एमएससी के साथ क्रैक कर सकते हैं या फिर कैसे एमएससी को यूज करके सीएसआर नेट को टैकल किया जा सकता है, इसके बारे में आज सर हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं, बहुत मन में सवाल रहते हैं कि क्या हम मास्टर्स के दौरान ही नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें या फिर मास्टर्स के बाद करें, और अगर मास्टर्स के साथ करें तो किन किन बातों से हमें एडवांटेज मिलेगा उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वो सारे डाउट्स कहीं ना कहीं हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे। मतलब नेट को कैसे एडवांटेज मास्टर्स को कैसे एडवांटेज लेना है नेट के लिए, वो डिस्कस करना है। और हालांकि ये एक एडवांटेज ही है सर। एग्जैक्टली सर, मास्टर्स मास्टर्स आपको करनी ही है। और एक सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई मास्टर्स के दौरान क्लियर करता है तो एक वो वैलिड नेट क्वालिफाइड माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रायल है ना, जैसे कि भाई जस्ट हम ट्राई करने गए, क्लियर हुआ तो मेन तो हमारा मास्टर्स के बाद जो क्लियर करेंगे वो माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मास्टर्स के दौरान भी जब क्लियर करोगे तो वो वैलिड ही माना जाता है, क्योंकि जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल होती है। आपने लेट सपोज आज क्वालिफाई किया है तो आज के 2 साल तक आप पीएचडी ज्वाइन कर लो, तब तक वो वैलिड रहेगा। और अगर कोई मास्टर्स के 6 महीने बाद भी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही क्वालिफाई करेगा अगर करेगा तो भी, या फर्स्ट ईयर के बाद क्वालिफाई करेगा तो विद इन 2 ईयर में वो पीएचडी ज्वाइन कर लेगा अगर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो। और नेट क्वालिफाई होता है तो लाइफ टाइम ही वो क्वालिफाइड माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये वैलिड अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रायल अटेम्प्ट है। आप मास्टर्स में भी जो अटेम्प्ट देने जाओगे वो भी वैलिड ही माना जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम ड्यूरिंग मास्टर्स अटेम्प्ट दोगे ना, उसको भी तुम्हें सीरियसली ही देना है ना, उसको भी तुम्हें सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं है कि एज अ प्रैक्टिस हम दे रहे हैं, थोड़ा एग्जाम पैटर्न को जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो एग्जाम क्लियर होता है तो वो वैलिड रहता है तुम्हारा, है ना, वो एज अ जेआरएफ क्लियर ही माना जाता है। तो आइए गाइस, ये जो सवाल है जो बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि मास्टर्स के दौरान कैसे प्रिपरेशन करें, बिल्कुल, तो इन्हीं पूरे सवालों को कैसे अपन टैकल करेंगे, इन सारे सवालों के क्या क्या जवाब होंगे, हम किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं, आइए इस पूरी स्टोरी को जानना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ सवाल हैं, है ना, जिसके थ्रू आउट पूरी वीडियो घूमने वाली है। पहला एक बेसिक सी बात, क्या हम मास्टर के दौरान ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्या वो सही रहेगा? क्या इससे हमारी मास्टर तो हैम्पर नहीं हो जाएगी, है ना, कि भाई मास्टर भी हैम्पर होगी और नेट भी नहीं हुआ तो ये तो नुकसान वाली बात हो गई। तो एक सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी कोर्स करते हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, अगर सिर्फ हमने कोर्स किया, कोर्स बहुत अच्छे से कर लिया, उसमें ग्रेड अच्छे से ले आए और कोई स्किल्स डेवलप नहीं किए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर डेवलप नहीं किया, तो फिर भी वो कोर्स आपका फुलफिल नहीं माना जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन तो स्टार्ट साथ साथ करनी ही पड़ेगी, और इसमें एक भी सेकंड थॉट भी मत लाओ कि प्रिपरेशन स्टार्ट साथ साथ नहीं कर सकते। हाँ, आपके कॉलेज में कितना बर्डन है कितना नहीं है वो सारी पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, पर हाँ, स्टार्ट करनी ही है, मास्टर्स के दौरान ही करनी है आपको। और सर, इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है और एडवांटेज ये है कि लेट सपोज जिस सब्जेक्ट में हम मास्टर कर रहे हैं, है ना, लेट सपोज अपन केमिस्ट्री में कर रहे हैं या फिजिक्स में कर रहे हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट का हम मास्टर्स कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड ही अपना एग्जाम है। तो ये तो सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्यूरिंग कोर्स प्रिपरेशन करने का, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव में हम थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में अलग सब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं। यहाँ पे जो जिसमें मास्टर्स कर रहे हैं उसी का ही नेट एग्जामिनेशन है, तो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज होता है इसका। बिल्कुल सही है। मतलब जैसे कोई एसएससी कर रहा है, कोई बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिर उसको एसएससी के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी, तो कोर्स अलग एग्जाम अलग। तो ये इसमें नहीं हो रहा, मास्टर्स भी केमिस्ट्री की है और एग्जाम भी केमिस्ट्री का है, तो एक एडवांटेज है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको नो लिखेगा, इसमें यस ही आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट है, क्या एक मास्टर्स हमारे लिए ऑब्स्टेकल है या फिर सर एडवांटेज है सीएसआर नेट की तैयारी? डेफिनेटली सर, अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने अभी बोला भी, लेट सपोज अगर हम मान लो केमिस्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर्स कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जनरली मास्टर्स में वो सारे टॉपिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं नेट एग्जामिनेशन में सिलेबस में मेंशन है। तो इस पूरी स्टोरी का एडवांटेज ये होगा कि जो हम मास्टर्स में पढ़ रहे हैं ना, उसी के मिलता जुलता अपना वो सारा का सारा सीएसआईआर नेट का सिलेबस है ना। तो उसमें अपन को कुछ चीजों पे थोड़ा सा अलग एम्फोसिस देना पड़ता है। जैसे सर ने बताया भी कि हर एक चीज को अपन को थोड़ा कॉम्पिटिटिव डायरेक्शन देना पड़ता है, सोचना पड़ेगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव तरीके से उन सारी चीजों को लेके जाना पड़ेगा, है ना, उस डायरेक्शन में अपना थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ेगा।
थोड़ा सा मतलब आपको एडवांस चलना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज कोई टॉपिक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, अब वो टॉपिक आपको पता है कि आपके नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वो टॉपिक उस सेमेस्टर में आपके पास आया है तो आप उस टॉपिक को, जैसे एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एग्जांपल लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उसका आपको पता है कि भाई ये हमारे नेट में बहुत ज्यादा आता है, तो उस दौरान जब मास्टर चल रही है तो आप ऐसा भी पढ़ लो, उसकी बुक्स भी देख लो, उसकी आपको पता है कि ये टॉपिक हमें आगे भी हेल्प करेगा, तो सारी रेफरेंस बुक खोज लो, सारी रेफरेंस बुक पढ़ लो। एक्चुअली में बुक्स पढ़ने का टाइम ही मास्टर्स में होता है। एग्जैक्टली सर। मतलब जो मेजर कंटेंट होता है ना, जिसमें अपन बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं, वो मास्टर्स ही सबसे बढ़िया टाइम होता है, बहुत बढ़िया टाइम होता है। और ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक के लिए बैठ जाना है, जो जो आपको सेलेक्टिवली पता लग रहे हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एज देनी है कि हाँ भाई ये हमारे नेट में भी काम आएगा जी। और फिर उसी के हिसाब से उसको डन कर देना है। सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है कि जब आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हो, तो सेमेस्टर एग्जाम को तो आपको ऑब्वियसली होश नहीं होगा, उस टाइम आपके इतना बर्डन होगा, आपको कहोगे अरे हटाओ, नेट हटाओ, सब कुछ हटा दो, खाना तक हटा देते हैं, हमें बस सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम निकालनी है ना, ग्रेड निकालनी है, तो उस टाइम निकाल दो। मगर जब आपका एग्जाम हो गया है तो अब उसका देख लो कि जो ये पढ़ा है अब इसको नेट में कैसे यूज कर सकते हैं, PYQ देख लो, ये सारी चीजें देख लो, ताकि वो बर्डन ना लगे, एक एडवांटेज आपको मिलती रहे कि हाँ ये मास्टर्स के पहले सेमेस्टर में पढ़ लिया तो ये बहुत शानदार। और सर इसमें मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऐड करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मास्टर्स होती है वो जनरली 4 सेमेस्टर्स की होती है ना। अब 4 सेमेस्टर्स में जो केमिस्ट्रीज के चैप्टर है वो डिवाइड होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया ना, केमिस्ट्री हो गया, जिस भी रिस्पेक्टिव का अपन नेट दे रहे हैं वो डिवाइड होते हैं। अब कहने का मतलब ये, लेट सपोज अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स किया, ठीक है, तो अपन सेकंड सेमेस्टर में पहले को भूल जाते हैं। अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नेट में सारा कुछ आएगा, तो जो चीज अपन पढ़ चुके उसको तो रिटेन रखना ही है, फर्दर जो चल रहा है उसको भी साथ लेके चलना है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है जो ड्यूरिंग मास्टर्स अपन कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसी को ध्यान रखते हैं, क्योंकि फिर पिछला भूलते जा रहे हैं। तो भूलना नहीं है, क्योंकि सिलेबस में तो सारा ही दे रखा है, नेट में सब पूछा जाएगा। तो एक चीज ये बढ़िया तरीका है कि हम सब कुछ रिटेन करते चलें, ताकि अपने पास लास्ट में इतना कंटेंट हो, इतनी चीजें हो कि हाँ अपन CSIR सिलेबस के साथ मैचअप कर पाए। और भाई मास्टर्स बनने वाले हो एक सब्जेक्ट के, तो अब ये वो वाला खेल नहीं है कि 11th करी तो 10th भूल गए हैं, 12th करी 11th भूल गए। अब आप एक मास्टर्स बनने वाले हो एक सब्जेक्ट के, तो आपको वो रिटेन करना ही पड़ेगा, है ना। और फिर आप नेट दे रहे हो, जो आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा एक एग्जाम है भाई, केमिस्ट्री का आपको कोई बड़ा एग्जाम देना है वो नेट है, तो नेट आप दे रहे हो तो आपको वो रिटेनिंग पावर अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आपको सबसे बड़ी बात, एक एडवांटेज ये होती है, मास्टर्स में 4 सेमेस्टर हैं, पहला सेमेस्टर एंड होगा जून में, है ना, जून में शुरू हुआ है, दिसंबर में एंड होगा, दिसंबर में एक नेट आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एक नेट मिलेगा आपको, सेकंड सेमेस्टर के बाद एक और नेट देने का मौका मिल गया, थर्ड सेमेस्टर में फिर एक और नेट, और मास्टर जब खत्म हुई है तो 4 नेट आप दे सकते हो, 4 पेपर दे सकते हो आप। बिल्कुल। अब ये 4 अटेम्प्ट एक बार सोच के देखो, जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी फिर ये 4 अटेम्प्ट जब आपको देने होंगे तो 2 साल बैठना पड़ेगा। कौन बैठ पाएगा सर? और सर पता है क्या होता है, एक चीज, जब अपन मास्टर्स कर रहे होते हैं ना, तो अपन इतना पढ़ चुके होते हैं कि उसके बाद फिर, अब जैसे मान लो अगर मैंने मास्टर्स कर ली, ठीक है, उसके बाद मैं एग्जाम की तैयारी करने बैठूंगा, सो दैट इज व्हाट वेरी हेक्टिक, है ना, सैचुरेशन पॉइंट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना, कि हाँ अपन फिर उसमें ऐसा होता है कि सब्जेक्ट से टच भी नहीं रहता इतना। ड्यूरिंग मास्टर्स हमें पढ़ना ही पड़ता है कोर्स का, तो उसमें अपन टच में रहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, सबसे बेस्ट। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये ध्यान रखना, जब ये सेमेस्टर ब्रेक आए, जैसे सर ने कहा कि भाई आपको पता है कि एक टॉपिक 4th सेमेस्टर में आने वाला है, लेट सपोज किसी का क्वांटम ही 4th सेमेस्टर में आने वाला है और उसको 3rd सेमेस्टर के बाद नेट देना है, तो अब इतना इंतजार मत करो कि उसे 4th सेमेस्टर में पढ़ना होगा, 3rd सेमेस्टर में ही जब छुट्टियां पड़ रही है या फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ है, जो थोड़ी सी छुट्टी पड़ी है उसको देख लो। और आजकल तो सर सब कुछ अवेलेबल इजीली मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी को ढूंढने की मतलब थोड़ा सा चाह हो ना तो आपको सब कुछ लगभग मिल जाएगा, आपको बस मेहनत करनी है। हाँ, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। और इसमें सर एक पॉइंट ये भी है ना कि लेट सपोज जैसे आपने बोला ना क्वांटम या फिर कोई भी कोऑर्डिनेशन हो गया, ये तो हम केमिस्ट्री स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर है, जैसे क्वांटम वहां भी होता है ना। तो कहने का दूसरा मतलब ये है कि अब CSIR नेट एग्जामिनेशन में ना सारा कुछ भी नहीं पढ़ना होता। बिल्कुल, इसमें एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो 100% आना चाहिए हमें, है ना। ऐसा नहीं सारा आना चाहिए, बट जो कर रहे हैं वो 100% प्रिसिशन के साथ आना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम की ब्यूटी यही है कि इसमें बहुत ऑप्शंस होती हैं, बहुत वेराइटीज होती हैं सवालों की, जिसमें भी कंफर्टेबल है उस सेक्शन में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ ठीक है, अगर हमें कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है, जो कि ऑब्वियसली हर एक चैप्टर में नहीं होता, तो जिस चैप्टर में आ रही है हम उसका ऑल्टरनेट ढूंढ के चल सकते हैं पैरेलली, पर बिल्कुल हम चल सकते हैं, डेफिनेटली हम चल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि पूरा 4th सेमेस्टर का सिलेबस उठा के पहले ही निपटा दिया, ऐसा नहीं करना। कुछ चीजें रह भी जाएगी तो रहने दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में सच्चाई तो यही है, जब आप देने लगोगे तो आपको पता लगेगा ये खेल ही ऑप्शंस का है, तो ये वाला ध्यान रखना, ये सारी पॉइंट आगे लेकर चलते हैं। कैसे बैलेंस करें, क्योंकि सर किसी का मास्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, कोई अगर आईआईटी में है या कोई डीयू में है या कोई भी जहां पर लैब्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो भाई जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो 6-6 बजे तक लैब चल रही होती थी, तो क्या आके बंदा करे, क्या आराम करे, लैब की फाइल बनाए या नेट का पढ़े, तो ये कैसे टैकल करें? तो देखो मेरा तो इसमें मानना ये है कि जब एक आधी छुट्टी आती है ना, जब जैसे मान लो मैं पर्सनली ये करता था, मान लो सैटरडे ऑफ होता था, संडे ऑफ होता था, मान लो क्या होता ही था, तो कभी कभी मैं ये करता था 2-3 हफ्ते में एक दिन कि भाई मैंने फ्राइडे भी नहीं गया, है ना, फ्राइडे नहीं गया, मंडे नहीं गया, तो ये 3 दिन एक साथ बहुत बड़े लगते हैं। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत बड़े लगते हैं, स्लॉट सा मिल जाता है पूरा। हाँ, तो इस दिन थर्सडे को ही प्रोग्राम सेट कर लो, फिल्म देखने का नहीं, कि भाई थर्सडे को प्रोग्राम सेट हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे पास है, मैं रहूंगा, मेरे अपने रूम पे रहूंगा, बुक्स वगैरह जो है 3 दिन में कुछ ना कुछ तो कंटेंट अच्छा सा क्रिएट कर लूंगा, मतलब कुछ ना कुछ खुद को फायदा दूंगा, कुछ ना कुछ अपने लिए डेवलप कर लूंगा। तो ये जब 3-3 2-2 दिन, और कभी कभी छुट्टियां आएंगी भाई, है ना, एक आधी छुट्टियां आती है, बिल्कुल तो उसके साथ वो थोड़ा सा मौका उठाने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि लगे पड़े हो, अपनी चीजें करो, जो आप करते हो एंजॉय करो, वो ठीक है, मगर ऐसे आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और एक ये तो होता ही है कि भाई मास्टर्स में अगर आप पढ़ रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम बिल्कुल या मिड टर्म एग्जाम है, तभी बेसिकली ज्यादा पढ़ रहे होते हो। अपन शुरू के दिनों में तो आप लोग इतना नहीं मास्टर्स में डेप्थ में जाते हो, हाँ फाइल वगैरह बनाने में होता है, तो उन टाइम को भी यूज करो। टाइम बीतने के बाद उसको एनालाइज करोगे कि अरे वो यूज हो जाता, आपको मिलेगा टाइम, है ना, शुरुआत में जब घुसोगे तब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम मास्टर्स में एंट्री ले रहे हो ना, तो तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया एंट्री के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, एग्जिट जब अपन करेंगे तो अपने हाथ में जेआरएफ होना चाहिए, बस ये एक माइंडसेट लेके चलो। हाँ, और इसका कंटेंट खुद बिल्डअप करते जाओगे, अगर ये माइंडसेट लेते जाओगे तो, है ना, सब कुछ धीरे धीरे आप करते जाओगे, वो खुद ब खुद बैलेंस बनता जाएगा, है ना, वो सारी चीजें खुद ब खुद होती जाएंगी, डायरेक्शनल चलती जाएंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को बैलेंस करना है ना। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स को खराब कर लेना है ना नेट के चक्कर में, ये भी ऐसा है कि फिर नेट को खराब कर लो, या यूं कह ले कि नेट को फिर हम कहेंगे कि 6 महीने बाद देंगे, मास्टर्स के बाद देंगे, ऐसा भी नहीं करना। दोनों को बैलेंस बना के चलना है, दोनों में, क्योंकि सेम चीजें, बस थोड़ा सा डायरेक्शन का डाइवर्सिटी है, उस चीज को बैलेंस करना है, और वो चीज आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। एक टारगेट ले लो ना कि भाई चलो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद नहीं दे रहा, सेकंड सेमेस्टर के बाद देना शुरू कर दूंगा। 4 अटेम्प्ट है, एक चलो नहीं दे रहे, बाकी 3 तो हम अच्छे से दे सकते हैं। exactly. और ये बहुत फायदेमंद चीज है, देना एग्जाम जरूर देना। अब इस बारे में जरूर बात करेंगे कि सर मास्टर्स के दौरान अगर क्लियर कर लिया तो फायदा क्या क्या हो सकता है? फायदा तो सर ये है कि एक तो सबसे बढ़िया तो ये है कि अपना जो सेल्फ बूस्ट है, हाँ, वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना मास्टर्स के बाद भी फिर 6 महीने का अगर ड्रॉप मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी फिर चांसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि अपन सिलेबस जो भी अपना कोर्स है उससे अनटच रहते हैं ना, तो वो जो गैप मिलता है उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं पीएचडी का सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो एक तरीके से वो है क्यूरियोसिटी है, उस चीज को थोड़ा कम करता है। तो ऐसी ऑन द अदर एंड अगर ड्यूरिंग मास्टर्स ही मेरे पास जेआरएफ हो, मान लो अगर मेरा सेकंड सेमेस्टर में जेआरएफ हो, तो मैं तो टशन में पढ़ूंगा 3rd और 4th सेमेस्टर, मतलब मास्टर्स भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और अगर आप मास्टर्स के दौरान भी निकालते हो तो आप कुछ समय आगे होगे, है ना, अपनी लाइफ में आप थोड़ा सा मतलब आगे आ चुके होंगे कि भाई ये चीज करनी थी। और लगभग जो भी मास्टर्स में मतलब सब्जेक्ट में रहना चाहता है, हाँ कोई लोग मास्टर्स के बाद कोई और फील्ड अपनाना चाहता है, कोई भाई यूपीएससी की तरफ जा रहा है, या कोई और मान लो बीटेक एमटेक करने भी चले जाते हैं, बीटेक तो क्या करेंगे, एमटेक करने चले जा रहे हैं, तो उन लोगों का अलग है। बट रहना ही मास्टर की फील्ड में है, सब्जेक्ट की फील्ड में रहना है, पढ़ाना है, या फिर आगे कुछ करना, पीएचडी करनी है, तो नेट देना ही देना है। तो मास्टर्स के बाद लोग नेट देते हैं, चाहे 6 महीने बाद दें, 1 साल बाद दें, तो एक समय भी बचेगा आपका। और वो जो 6 महीने और 1 साल का थोड़ा सा ना प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और अगर आप साथ ही निकाल दोगे, जो कि निकलता है, जो एक हवा नहीं है ना, हवा नहीं है कि भाई अब तो बिल्कुल आप मान के चलो सब चीजें ज्यादा अवेलेबल होती है ना, तो आराम से आप उस सोर्स को अगर यूज करो तो निकल सकती है चीजें। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, एडवांटेज तो बहुत ज्यादा इसकी रहती है। और पीएचडी जल्दी शुरू हो जाएगी, तो आगे, है ना, कम ज्यादा उम्र वाला बर्डन नहीं आएगा। सबसे पहला तो ये आएगा कि भाई कि
ऐसा होता है ना सर, जैसे कई यूनिवर्सिटीज में या आईआईटीज में अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जैसे ड्यूरिंग मास्टर तुम्हारा जीआरएफ हो गया तो उसी आईआईटीज या यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर तुम्हें अप्रोच करते हैं, अप्रोच कर लेते हैं पीएचडी PhD के लिए। हाँ, तो ये भी बहुत एडवांटेज होता है कि तुम, हाँ, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट कोई प्रोफेसर है जिसके अंडर तुम करना चाहते हो तो तुम खुद उसको अप्रोच कर सकते हो, उसके पास जा सकते हो कि हाँ भैया है, अपने पास डिग्री है, जीआरएफ है, डिग्री तो ही है जीआरएफ हाँ, भी वैसे। जो भी है, और तो हाँ ठीक है। ये क्लियर होगा तो दूसरे जो जॉब वाले एग्जाम हैं जैसे जियो साइंटिस्ट वगैरह है, ये सारे एग्जाम भी देने हैं। देखो ये तो देना ही देना होता है भाई, नेट का तो ये होता है कि देना ही देना है लगभग। ऐसा कोई जो फील्ड में रहना चाहता है जो नेट ना दे, ऐसा कोई एक आधा ही मिलेगा, मगर ये एग्जाम आपको देना ही देना है। देखो सर ने जैसे एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था कि जो नेट होता है ना, नेट एग्जामिनेशन, ये अपने फील्ड का, अपने सब्जेक्ट का सबसे टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर तुमने नेट क्रैक किया ना, मतलब तुम उस पूरे सब्जेक्ट की आत्मा को जी चुके हो। बिल्कुल जी। तुम जितना भी उस पूरे सब्जेक्ट का कंटेंट है वो एक बार पढ़ चुके हो। अब उसके रिलेटिव जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे सर ने बताया जियो केमिस्ट एग्जाम होता है ना, जियो साइंटिस्ट का, वो बहुत, जैसे गेट एग्जामिनेशन होता है, तो इन सारे एग्जामिनेशन में भी कहीं ना कहीं ये पूरी प्रिपरेशन बहुत मदद करती है। तो इसके रिलेटिव बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं केमिस्ट्री में ही या फिजिक्स में ही, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारा जो तुम तैयारी करते हो ये कहीं वेस्ट नहीं जाता, है ना। वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाता, वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं एडवांटेज ही देता है, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। और एक डिग्री ही है भाई ये, है ना, बीएससी एमएससी एंड नेट क्वालिफाइड, तो ये डिग्री है। चलिए, कैसा आप अपना दिन प्लान कर सकते हो उसके बारे में सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है ना सर कि अब आपके पास भी कितने घंटे, 24 ही है ना, मेरे पास भी 24 ही है और आप लोगों के पास भी 24 ही है। बट कंडीशन ये है कि वो 24 में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। हम वो 24 घंटे किसको दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं या खुद को दे रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं अपन को वो 24 घंटे मैनेज करने, है ना, तो उस 24 घंटे को कैसे मैनेज करें, यही तुम्हारा कहीं ना कहीं सक्सेस रेट को डिफाइन करता है, डेफिनेटली, राइट ना। तो वो तुम्हें 24 घंटों को मैनेज करना है। अब उस 24 घंटे में, हालांकि 24 घंटे में अपन कहीं ना कहीं मास्टर्स में बात करते हैं तो आधा तो टाइम अपना कॉलेज में चला जाता है ना, रात का जो टाइम बचता है, तो कहीं ना कहीं उस रात 1 घंटा मान लो ना, अगर मान लो तुमने 1 साल 2 साल होती है मास्टर्स, है ना, 1 साल में 365 दिन होते हैं, बिल्कुल, तुमने 1 घंटा भी पढ़ा डेली का तो 365 घंटे पढ़ दिए। बिल्कुल। तो बताओ 365 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली जेआरएफ क्या चीज है, वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसी चीज को अपन कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना। इसी चीज को बस करना है, बहुत छोटी सी बात है कि 1 घंटा पढ़ना है, बस 1 घंटा। और ऐसी एक पता है 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि 24 घंटे बहुत छोटे हैं ना, इसको एक बूंद बराबर सोचोगे। कोई भी चीज उठा लो, आपको फोन चलाने में समय बीतता है ना, बहुत तेज जाता है समय, फोन चलाते चलाते पता नहीं लगता। आप एक दिन क्या करो, लगातार फोन चला लो, देख लो कितनी क्षमता है, कितनी देर फोन चला सकते हो। थोड़ी देर बाद थक जाओगे, पता लगेगा कि समय बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको बाकी को पढ़ाई में भी डाल सकते हैं। मतलब 24 घंटे अगर आप और कुछ पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो ना, कुछ और भी चीज कर रहे हो, मस्ती मजाक या किसी और को जो सर ने कहा समय दे रहे हो, उसको भी 24 घंटे दोगे तो भी लगेगा कि यार 24 तो ना ही देता, 24 में से 12 दे देता, या 12 भी ज्यादा हो गए, 4-5 दे देता, बाकी कुछ और कर लेता। क्योंकि एक बहुत बड़े घंटे होते हैं भाई 24 घंटे, आप बहुत सारी चीज कर सकते हो, अलग अलग काम कई बार कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सो सकते हो, बाहर घूम सकते हो। तो 24 घंटे को अगर समझोगे कि ये ले शुरू हुआ दिन और खत्म हो गया, तो वो हर उम्र में ही ऐसा लगेगा। हाँ, मतलब ऐसा है कि सर वो बहुत बढ़िया लाइन है कि दिनों को गुजारो मत जियो। अरे क्या बात है ना, क्योंकि जीना चाहिए, क्योंकि जब जियोगे ना तो वो 24 घंटे में तुम्हें पता लगेगा कि भैया 1 घंटा मैंने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। नहीं तो हमारे दिन कटते हैं, क्या भैया दिन चला गया ना, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल कॉन्शियसली अपने सारे आवर्स को स्पेंड करना है ना। और जब ये कटते हैं ना कि दिन चला गया, तभी ये लाइन बोली जाती है कि अरे बहुत छोटा दिन था आज का, तो अब पता ही नहीं लगा कब सुबह हुई कब खत्म हो गया। अगर उसी को पढ़ने बैठो, उसी को यूटिलाइज करो, तो पता लगेगा कि हाँ भाई। और एक सबसे पहली बात क्या करें ना कि शुरुआत ही प्रोडक्टिव कर लो, दिन की शुरुआत ही प्रोडक्टिव कर लो, है ना। जैसे मैं लेक्चर में भी बोलता हूँ कि भाई जब मेरा लेक्चर शुरू हो ना, तो 10-15 मिनट तो कुछ बोला ही मत करो, पढ़ाने दिया करो। क्योंकि अगर मैं पढ़ा दूंगा 15-20 मिनट, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई लेक्चर का एक हिस्सा प्रोडक्टिव जा चुका है। अब बात करो कि सर ये वीडियो नहीं दिख रही है, उधर कोई इशू, ये टेक्निकल इशू वाली, वो बात करो, मगर शुरू में प्रोडक्टिव होने दो। ऐसे ही अपना दिन भी शुरू का प्रोडक्टिव कर लो थोड़ा सा, तो अगले पूरे टाइम तक कॉन्फिडेंस रहता है। मतलब ऐसा नहीं, लेकिन रिग्रेट फील नहीं होता कि भैया कुछ किया नहीं है आज, है ना। और जब रिग्रेट फील नहीं होता ना, तब अच्छा जाता है, बिल्कुल अच्छा जाता है, डेफिनेटली अच्छा जाता है। 3 छुट्टी आ रही है ना, पहली छुट्टी में पढ़ाई कर दो बढ़िया सी,
फिर अगली 2 दिन में वो नहीं आएगा। अगर पहले में नहीं करी, दूसरे में नहीं करी, दूसरा दिन तो फिर तीसरा दिन तो पूरा रिग्रेट में ही जाएगा, इन 2 के अफसोस में ही जाएगा कि ये नहीं हुआ। तो ये है आपका डेली टारगेट होना चाहिए। हाँ। एक कंटेंट, एक चीज पकड़ो कि भाई इधर से है ना, आपको लगता है कहीं जुड़ने की जरूरत है तो कहीं जुड़ो, है ना, वो आपकी तैयारी को थोड़ा सा जल्दी करेगा, आसान करेगा। और अगर कहीं जुड़ रहे हो तो मतलब एक तरीके से ना पूरा आराम से कंटेंट को पूरा फॉलो करो, एक जगह टिक कर फॉलो करो, ये ध्यान रखना। हाँ। और साथ में फिर जब आपको लगे कि अब कुछ बिल्डअप हो चुका है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब देखो प्रैक्टिस तो ये भी जानते ही होंगे जी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी जी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना, दिमाग में कुछ होना चाहिए, उसी चीज को अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले दिमाग में कुछ कुछ चीजें डालनी है, कुछ कुछ चीजें समझनी है, पढ़नी है, सीखनी है, फिर उसको इंप्लीमेंट करते चलना। दैट सिंपल। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सी है भैया, तैयारी करनी है, पेपर है ना, 200 नंबर का आता है, 110 लाने, खत्म। केमिस्ट्री पूछी जाती है उसमें, और जब थोड़ा बहुत बिल्डअप होए ना तो ही क्वेश्चंस की तरफ जाना। इतना सा पढ़ा है और इतना बड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे हो तो एक माइंडसेट बना लेगी, अरे नेट तो बहुत भयंकर है, तो पहले थोड़ा बना लो, फिर थोड़े से क्वेश्चन एक्चुअल में सर ना ये कॉन्फिडेंस आएगा। मुश्किल है ना, मुश्किल वर्ड आते ही यहीं से है। हाँ। कि अपन पढ़ते तो नहीं है पर अपन सवाल देख लेते हैं, अरे भैया अधूरा ये कैसे पढ़कर होगा, देख लेते हैं। ये कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें होंगी इसीलिए पूछी गई हैं एग्जाम में। हाँ। सबके सवालों के जवाब होंगे इसीलिए एग्जाम में पूछे गए। बिल्कुल जी, बट वो पहले जवाब ढूंढने के लिए आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीजों को जानना पड़ेगा, फिर आप सवाल में आइए और फिर उस चीज को एज अ कॉन्फिडेंस लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी भाई। मास्टर्स सच में बहुत हेल्पफुल रहती है अगर कोई इसको ढंग से यूज करे, इन सारी चीजों को, मतलब एक खुद पहले माइंडसेट ही क्रिएट कर लो कि भाई इसे बर्डन नहीं समझना है, इसे एडवांटेज समझना है, जो अच्छी चीजें हैं यहाँ से उसे पकड़ कर रखूं, है ना। जिस चीज में टाइम जा रहा है, जो आपको लग रहा है ये वेस्टेज ही जा रहा है, इसका मेरा कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा है, फिर उसको कम टाइम देना शुरू कर दो। बिल्कुल, है ना। आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक को कुछ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक नेट में भी यूज नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा कम कम करते लगते जाओ, और जो चीज फायदा कर रही है उसको ज्यादा बढ़ाते जाओ, ये ध्यान रखना। एग्जैक्टली। चलिए जी, यही था हमारी तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग मास्टर्स में आए हैं, चाहे IIT जैम देकर आए हैं या जो भी अभी मास्टर्स शुरू कर रहे हैं, अपना एक टारगेट सेट कर लो, एक एम सेट कर लो कि इस टाइम तक ये वाली चीजें करने की कोशिश करूंगा। एम होता है तो करने में मजा आता है, ये ध्यान रखना। चलिए जी, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय।